डिजायर हो गया, यहां पर हमें सेक्सुअल डिजायर, हमारी कुछ समय की इच्छाएं, जो एक पल भर की इच्छाएं होती वो इसमें हमें काबू कर लेती हैं, और उस समय हमें सोचना हमें दिखाई नहीं पड़ता, और यही डिजायर्स होती हैं ऐसी जो महत्वपूर्ण तरीके से, जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो अत्याचार है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो हम इन दोनों के बारे में आज, ये हमारे साथ जो हमारा पोर्नोग्राफी है, हमारे मोबाइल में जो मौजूद सामग्रियां हैं, जो हमारे आसपास चीजें हैं, वो हमें लगातार ड्राइव करती है। हम इसको प्यार मान बैठते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा वो एक क्षणिक आकर्षण है, वो एक मोमेंटम है। उस मोमेंट को अगर आप पास कर जाते हैं, उसको जो है निकल जाते हैं, तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो ये दोनों चीजें कभी भी जो है वो, आप जिसको अपना दिल कहते हो, अपना जो है रिलेशनशिप कहते हो, कमिटमेंट कहते हो, फलाना चीज कहते हो, वो ये दोनों नहीं है, और हम अक्सर इन्हीं दोनों चीजों को अपनी लाइफ का बेस मान लेते हैं। अब हमारे पास दो चीजें बची हैं, एक जिसको आप वर्ड को बहुत कॉमनली यूज करते हो, दूसरा एक लव है, और दूसरा जो है वो केयर हो गया। लव एंड केयर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड केयर? लव जिसे हम लोग कहते हैं, यानी हम किसी चीज के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लव में बेसिकली एक एनर्जी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हम किसी को प्यार करते हैं। तो पहले एनर्जी का नियम समझो क्या होता है। द एनर्जी बैलेंस साइकिल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चाइनीज भी मानते हैं, हमारे यहां इडा और पिंगला है, मैंने सुबह ध्यान की क्लास में बताया। कोई भी ऊर्जा इस संसार में हमेशा बैलेंस के साथ होती है, प्रकृति हमेशा संतुलन के साथ होती है। यानी अगर मैं इसको प्यार मान लूं, ठीक है, इसको लव मान लूं, तो लव का ही एक काउंटर साइकिल होता है, उसको हेट बोलते हैं। मुझे बताओ, तलाक क्या एलियंस के बीच में होता है कि भाई दो ग्रहों के लोगों के बीच में तलाक हो गया, पति पत्नी के बीच में? और तलाक के भी अगर आप डिवोर्स के भी केसेस पढ़ोगे तो उसमें देखोगे जो लव मैरिजेस हैं उसमें सबसे ज्यादा डिवोर्स के केसेस हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात कर चुका हूं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, उनके लव मैरिजेस हुए और बाद में उन्होंने बहुत डिवोर्स लिया, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए, या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, या आगे चलकर उनकी शादी बहुत सुखी नहीं हुई। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी के केस में होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में समाज का दबाव, आपस में मनमुटाव और जल्दी लिए गए फैसले इसका बहुत बड़ा कारण होता है। कई भी आप देखें, दोस्तों में बड़ा प्यार होता है, लेकिन वही दोस्त एक समय के दुश्मन हो जाते हैं। यानी इस संसार में एक एनर्जी साइकिल है। आप इमोशंस को समझने की कोशिश करो कि हर वो इमोशन जो हमें अटैच बांध रही होती है, उसका एक काउंटर इमोशंस भी होता है। चाइनीज इसे यिंग और यांग कहते हैं, हम अपनी संस्कृत को इडा और पिंगला कहते हैं। यानी अगर अग्नि है तो शीतलता भी है। तो इसको जो है वो हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इन और आउट दोनों जो है वो क्या होता है, वो बैलेंस होता है। तो यानी जब आप लव वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ हेट वर्ड भी जुड़ा हुआ है। जब आप लव वर्ड के साथ जाते हैं, यानी हमें किसी से प्यार, आकर्षण है, तो आकर्षण के साथ प्रतिकर्षण भी जुड़ा होता है। यानी अगर आज आप किसी की तरफ अटैच हो रहे हैं तो कल भी आप उसके साथ डिटैच हो जाएंगे। आप कहते हैं इसका नाम भी मत लो मेरे सामने, इस तरह के इमोशंस आपके आते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इसका कारण यह होता है कि लव जब डिजायर के साथ मिल जाता है, यानी कि हमें वो चीज पाना है, तो हम उसको पाने की कोशिश करने लगते हैं। ये मेरा है, मुझे इसको हासिल करना है, इसको मेरे हिसाब से। आपने देखा होगा कि क्या होता है पति पत्नी के बीच में, पहले वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, डेट करते हैं, फिर उसके बाद शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनने, एक दूसरे की बातें बुरी लगने लगती हैं। जिनको पहले जो है वो बड़े बड़े लेटर लिखे जाते थे, बड़ी बड़ी कविताएं कही जाती थी, वो एक दूसरे के साथ खत्म हो जाती है। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कि काउंटर एनर्जीज वहां आ जाती है, और हमें एनर्जीज को बैलेंस करना नहीं आता है। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास लव और डिजायर हमारा मिक्स हो जाता है, या अफेक्शन डिजायर, तो हम काबू पाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हम काबू पाने की कोशिश करते हैं, और ये सभी के साथ होता है। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, फोन बिजी क्यों जा रहा था, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, अरे खाना खाया चाहे ना खाया, तुमसे क्या लेना देना, ठीक है। अपने हम एक दूसरे के जीवन में कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल, दिस इज द वर्ड इज कंट्रोल, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मेरे हिसाब से। क्यों नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा शादी के बाद पहले अरे तुम जो मन में आए वो करो, बाद में अरे हमारे परिवार में ऐसा होता है, माँ ने ऐसा कहा, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो अचानक से हम कंट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ये कंट्रोलिंग वर्ड आता है, ध्यान से समझना, नियंत्रण शब्द आता है। चाहे वो लड़की लड़के के ऊपर करे, चाहे लड़का लड़की के ऊपर करे, हम किसी भी चीज पर कंट्रोल, यानी हम अपने मन पर भी जब कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। कई बार हमारे पास किताबें आती, मन को कैसे नियंत्रित करें, फलाना क्या करें, विद्रोह शुरू हो जाता है। कंट्रोल जैसे ही करोगे, क्योंकि हम सभी जो है स्वतंत्र सत्ताएं हैं, और जैसे हमारा मन भी स्वतंत्र सत्ता है, हमारी एक फ्री अथॉरिटी है, हम जैसे ही एक दूसरे व्यक्तित्व के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उसके समय पर, उसके व्यवहार पर, उसके आचरण पर, उसके हर चीज पर, उसके व्यक्तित्व पर, जैसे ही हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही दूसरी एनर्जी एक्सजरेट हो जाती है, वो निकल कर बाहर आ जाती है, वो उसको काउंटर करती है, क्योंकि प्रकृति तो संतुलन के नियमों पर काम करती है, और वो काउंटर एनर्जी आ जाती है। और काउंटर एनर्जी में जिससे आप बहुत प्यार करते हैं तो उसी से आप घृणा करते हैं। ऐसा नहीं होता बाजार में अक्कड़ बक्कड़ बम्बी बोल अच्छा तुमसे आज घृणा करेंगे, ऐसा किसी समय नहीं होता है।
जो आपका परम प्रिय होता है वही आपसे सबसे ज्यादा दुश्मनी आपके से, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है वही आपका अच्छा दुश्मन बनता है, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, कसमें खाते थे, उसी से आप तलाक लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, काउंटर एनर्जीज हमेशा जनरेट होती है। आप हमेशा देखिए, किसी अपरिचित से जाकर आप थोड़े ना लड़ेंगे, किसी अपरिचित को थोड़े ना तलाक देने, बोले हाँ तुम तुम्हें तलाक दे रहे, बोले बाहर में जाओ, हम तुम्हें जानते भी नहीं है। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हर ऊर्जा का प्रकृति, हर, चाहे वो चाइनीज हो, यूरोपियन हो, इंडियन हो, आप देखेंगे हर समय ऊर्जा का एक प्रति ऊर्जा बनाई गई, एक काउंटर एनर्जी बनाई गई। तो यानी हमें अगर इससे बचना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें इसको कैसे जो है वो बैलेंस करना है। एक आपको कहानी सुनाता हूं वास्तविक, और बहुत मेरे जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपको समझना पड़ेगा और आप इसको समझ पाएंगे। बात उन दिनों की जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैं जनरल डिब्बे से सफर कर रहा था। उन दिनों इतने पैसे कहां हुआ करते थे, तो जनरल डिब्बे से सफर कर रहा था। तो क्या हुआ कि बड़ी मुश्किल से आधी रात बीत गई, मैं खड़ा खड़ा जाए तो बड़ी मुश्किल से एक सीट मिल गई जनरल डब्बे में। तो मैं बैठने को हुआ, मेरे साथ एक पता नहीं कैसे एक युवा सन्यासी थे, साधु थे, मुझे नहीं पता वो कौन, ना कभी उनसे मिला। तो मुझे लगा कि वो थके हुए से लग रहे हैं, और थोड़ा सा जो है मैं उठा और मैंने उनको अपनी सीट दे दी। मैंने कहा बैठ जाएं। वो शायद प्यासे भी थे, तो मेरे पास पानी की बोतल थी, मैंने उनको थमा दी कि आप प्लीज़ पानी पिए। फिर वो अपना रेस्ट करने लगे, सोने लगे। सुबह मुझे भी, अब मैं खड़े खड़े जो है वो, अब मुझे भी थोड़ी सी नींद आने लगी थी, मैं झपकी एक दो बार लिया, फिर तब तक सुबह आ गई। तो वो उतरने को हो उससे पहले बोले यहाँ आओ, मुझे उन्होंने बुलाया। ये घटना ध्यान से समझिएगा, और अब मैं जैसे जीवन में इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, जीवन में अगर तुम्हें सुखी रहना है तो किसी से कुछ पाने की इच्छा मत करना। मैंने उनका कि अरबों रुपए की बात है, अगर तुम इसको सीख पाए अपने जीवन में तो फिर जीवन तुमसे ज्यादा सुखी तुम कोई नहीं हो सकता, तुम हमेशा सुखी रहोगे। और उन्होंने अपने गले से रुद्राक्ष और वैजंती की माला निकालकर मेरे गले में पहना दी। मुझे नहीं पता वो कौन था, और ना ही मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन ये आज भी मेरे गले में है, आज भी। कारण क्या है उसका, क्योंकि मैंने उनको अपना गुरु माना, कि उन्होंने जब मुझे दीक्षा दी है, दीक्षा देने वाला व्यक्ति गुरु होता है। ये गुरु की ना कोई जाति, ना पात, ना कोई पहचान होती है। वो उन्होंने निकाला, वैजंती की माला तो टूट गई वक्त के साथ, लेकिन रुद्राक्ष हमेशा मेरे साथ रहा। जबकि मैं, सब जानते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक गुरु के चिन्ह के रूप में, कि मेरे गुरु ने कोई शिक्षा दी, शायद मुझे आज नहीं कल समझ में आ जाए कि इनकी बात का मकसद क्या था, इनकी बात का मतलब क्या था। उन दिनों तो मुझे ये बात ज्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उसको हमेशा अपने साथ रखा, और आज भी उसको धारण किए रहता हूं कि एक गुरु के प्रतीक चिन्ह के रूप में। शायद उस ज्ञान की तलाश में कभी निकलूंगा, या मैं निकल पाऊंगा, समझ पाऊंगा मेरे उस क्षणिक गुरु ने जो यात्रा मेरे साथ जुड़े, उन्होंने मुझे क्या दिया। उसके बाद मैं कभी उनसे नहीं मिला, उनके बारे में, लेकिन उनकी बात, उनका चेहरा मुझे हमेशा जीवन भर याद रहा, उनका ये चिन्ह मेरे पास रहा। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे अपने गले से निकालकर मेरे गले में डाल दिया, लेकिन एक गुरु के चिन्ह के रूप में रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मुझे इसकी जो साइंटिफिक नॉलेज, जब मैंने एनएलपी की स्टडी की, तो मुझे पता चला कि वास्तव में उन्होंने यही कहा कि जब हम किसी इमोशन पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तभी विद्रोह शुरू होता है। ये हर परिवार का हो सकता है, ये हर रिश्ते में हो सकता है, कि जब आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझे बिना उनको कंट्रोल करना शुरू कर देता है, उनकी भावनाओं के खिलाफ जाता है, तो भी वहां परिवार में विद्वेष होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर रिश्तों में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। क्या आप मानते हैं कि सबसे बड़ा कारण ये है, आपके आचरण में कभी ऐसा रहा हो कि आप रिश्ते में आए, एक दूसरे को पहले मिले, समानता की बात की, फिर धीरे धीरे एक ने दूसरे को कंट्रोल करना शुरू किया। यह बात अब मुझे समझ में आई कि उन्होंने क्यों कहा था कि जीवन में अगर सुखी होना है किसी भी रिलेशनशिप में, तो कभी कुछ पाने की इच्छा मत रखना, जो हो रहा है उसको होने देना, जो तुम कर सकते हो उसको करने देना। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे एक शब्द का परिचय मुझे मिला, जिसे हम लोग कहते हैं केयर। राइट ये एक ऐसा स्वरूप होता है जो प्यार को अमरत्व प्रदान करता है। हमने अमर प्रेम की बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन वो हमें नहीं बताया गया कि प्यार और लव में जो वर्ड है केयर, वो इसका सही रूप है। जब हम बात करते हैं इनवर्ड एनर्जी, जब हम बाहर से चाहते हैं, लव और केयर में क्या अंतर होता है? हम तुमसे कुछ चाहते हैं, हमें मिल जाए, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, समय हो, ठीक है, अटेंशन हो, कुछ भी चाहिए, हमें चाहिए। कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं, इस तरह की अटेंशन चाहिए। मेरी चीज की तारीफ करो, कल नहीं तारीफ करोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। पहले तुम शादी से पहले इतनी तारीफ किया करते थे, अब नहीं करते हो। राइट तो हम क्या करते हैं, इनवर्ड वांट है, यानी हमें चाहत है कि तुम हमारी तरफ ध्यान दो। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको बेसिकली इसमें लव का पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन व्हेन यू यूज वर्ड केयर, तो ये क्या होता है, ये आउटवर्ड मूवमेंट होता है, यानी अंदर से मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं। ठीक है, मेरा अपना जो काम है वो मैं कर रहा हूं, तुम्हारा चाहे तुम्हारा जो है वो इनपुट मिले ना मिले, तुम्हारा अफेक्शन मिले ना मिले, इंटरेस्ट मिले, आई एम व्हाट आई एम डूइंग, लेट मी डू दिस। ठीक है, और ये बड़ा व्यापक होता है। राइट ये विदाउट वांट होता है, मतलब मुझे तुमसे कोई बहुत इच्छा नहीं है।
ठीक है, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं। ये बात मुझे बहुत लंबे समय बाद समझ में आई कि एक्चुअली में उस गुरु ने मुझसे क्या कहा। तो यहां पर लव और वांट का जो सबसे बड़ा जो सेगमेंट होता है कि हमें केयर की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हो। केयर हमें कहां दिखाई पड़ती है? वो हमारे पेरेंट्स के बीच में दिखाई पड़ती है, वो हमारे सिबलिंग्स के बीच में दिखाई पड़ती है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो माता हमसे कुछ नहीं चाहती हैं, पिता हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जीवन भर अपनी केयर को इन्वॉल्व करते हैं। वो चाहते कुछ नहीं, बस वो आप चाहते वो सुखी रहें, आप आगे बढ़ें, आपकी सफलता उनकी सफलता। दुनिया में कोई भी आपकी सफलता जल सकता है, आपके माता पिता कभी नहीं जल सकते। तो ऐसी कंडीशन में जो केयर वर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केयर को समझो, राइट, इस केयर को समझो। ये केयर तुम्हारे व्यक्तित्व को बहुत महान बना देता है। जब व्यक्ति बिना किसी अफेक्शन के, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी लस्ट के आप किसी के साथ समय, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एक लड़की और लड़का एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं। अब दोनों के बीच में एक डिजायरेबल होता है, चाहे वो इस सेक्सुअल डिजायर हो, चाहे वो किसी भी टाइम का डिजायर हो, अफेक्शन, अटेंशन, किसी भी तरह का डिजायर हो। फॉर एग्जांपल कल को इन दोनों के मनोभाव नहीं मिले तो हमारे मन में क्या होता है? एक दूसरे के प्रति बहुत गंदी विचारधाराएं, बदला लेने की विचारधाराएं जन्म ले लेती हैं कि मौका मिले तो उसके बारे में हमेशा निगेटिव कहना, उसके बारे में ऊटपटांग बातें करना। बट अगर हम इसको थोड़ी सी समय ये माने कि ये जो अफेक्शन था, ये जो लव था, वो हार्ट ऑफ लाइफ नहीं था, पार्ट ऑफ लाइफ था, वो थोड़े समय के लिए है, और हम उसको जाने दें, लेट इट बी, कि आप आए, आपने जो समय बिताया। हम जनरली हम गुस्सा करते हैं, हम जो है बदला लेने की भावना करते हैं, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। लेकिन हम अगर उसको थैंक यू कहें कि आप आए, आपने इतने समय यहां बिताया, ठीक है, और मेरा एक उद्देश्य है, मेरे जीवन का एक मकसद है, मुझे यहां पहुंचना है, तो क्यों ना मैं आपको धन्यवाद करूं और जाने दूं आपको, कि धन्यवाद करूं कि आप जितने भी समय रहे, हमने एक अच्छा समय बिताया। हम उन अच्छी यादों को सजोएं, क्योंकि मेरा जीवन एक यात्रा है और मेरे जीवन में आने वाली हर घटना इस अलमारी के अंदर जो सजोई जाने वाली चीजें हैं वही हैं। तो मैं अच्छी चीजों को सजाऊं ना। हमारे घर में कहां पर हम जो है वो मन लाकर अपनी अलमारी में सजा देते हैं। कहीं ऐसा होता है कि जब है आप बिस्ठा, यानी कि जो गंदी चीजें हैं, सड़ी हुई चीजें, वो अपनी रैक में सजाते हैं। अगर हम अपने घर में, अगर हम एक अलमारी बनाते हैं, शोरूम बनाते हैं, तो वहां पर हम सुंदर से सुंदर चीजें सजाते हैं। तो अगर हमारा जीवन एक यात्रा है, हम एक जीवन के यात्री हैं और हम लगातार एक यात्रा में चलते हैं, हम सुख से, दुख से, संघर्षों से गुजर रहे हैं, हम अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लबासना की तरफ जा रहे हैं, उसके आगे हमें कैबिनेट सेक्रेटरी पहुंचना है, तो हम जो भी संघर्ष में उतर रहे हैं, तो क्या हम अपने जीवन की अलमारी में गंदी जो है वो सड़ांध वाली चीजें सजा सकते हैं? तो क्यों सजाते हैं हम निगेटिव इमोशंस? तो जब हम अपने घर में सुंदर से सुंदर चीजें लेकर सजाते हैं, ऐसा तो नहीं होता किसी की फटी चप्पल ले आके वहां रख देते हो, किसी की गंदगी ला के वहां रख देते हो जो पूरा घर बदबू करे, कभी नहीं करते हो ना। तो हम अपने मन की अलमारी में हम गंदी यादें क्यों रख रहे हैं? हम क्यों नहीं उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ थोड़े समय के लिए आए, आपने अच्छा काम किया, आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, लेट इट बी, अब मेरा सफर आगे चलने दो। हम वहीं रुक क्यों जाते हैं? हम वहीं सड़ क्यों जाते हैं? कभी ऐसा हुआ कि यात्रा में ट्रेन वहीं रुकी रहे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए? कभी ऐसा हुआ है कि एक स्टेशन पर ट्रेन चिपक जाए, वहीं रुक जाए और वो कहे कि हम यात्रा कर रहे हैं? कभी नहीं। यात्रा एक सतत ऊर्जा होती है, लगातार चलती रहती है। तो यात्रा के लिए चलते रहना, चाहे आपके आंसू बह रहे हो, चाहे आपके पैरों में छाले पड़े हो, यात्रा के लिए चलते रहना पहला और सार्वभौमिक नियम है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आपको यात्रा पूरी करनी है, मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको चलते ही रहना पड़ेगा। जो रुक गया वो सड़ गया। नदी जब तक चलती रहती है, वेगवान बहाव के साथ होती, नदी का जल फ्रेश बना रहता है, ताजा बना रहता है, आप उसको आचमन करते हैं। लेकिन जिस समय तालाब में उसका पानी रुक जाता है, वो सड़ जाता है। जो रुक गया वो सड़ गया। याद रखिएगा, यही संसार का नियम है। ये आपको किसी भी अफेक्शन, किसी भी बंधन, किसी भी बदले की प्रतिक्रिया से आपको मुक्त कराने के लिए बहुत आसानी के साथ आपको प्रेरित कर सकता है। तो सवाल यह है कि आप केयर वर्ड के साथ कितना है। आप खुद को किसी के रूप में भी, आपको एक आसान सा मैं मंत्र देता हूं कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने आप को पेरेंटल फॉर्म में क्यों नहीं लेकर आते? जैसे आपके माता पिता आपके लिए प्रति एक केयर रखते हैं, आप अपने बच्चे के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए अपने अंदर केयर रखते हैं, तो क्यों ना हम रिलेशनशिप में भी एक केयर वर्ड लेकर आए? क्योंकि लव जो होता है, मैं अक्सर क्लास में बोलता हूं कि लव तो चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो होता है वो केयर होता है। माता पिता किसी शर्त के साथ केयर नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या होता है, लव रिलेशनशिप हमेशा जो होते हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार अगर हम देखा जाए, अगर आप उस लव को स्थायी करना चाहते हैं तो आप केयर लेकर आइए। आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं। जब कोई मुसीबत आएगी तो मैं हूं सामने खड़ा हुआ, जब कोई दिक्कत आएगी मैं खड़ा हूं। तुम मुझे सुख में याद करो ना करो, जब दुख की बात आए तो मेरा नाम तुम्हारे मन में सबसे पहले आना चाहिए कि यह भरोसेमंद है, ये कंधा
ये कंधा इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम्हारे कंधे पर जो है वो सर रखकर लोग आसरा ले सके। ये होता है केयर। उन्हें पता हो कि ये व्यक्ति मेरा किसी भी स्थिति में मजाक नहीं उड़ाएगा, बुरी से बुरी स्थिति में मेरा सहारा करेगा। क्या कारण था? मेरे इस गुरु ने, जो जिसने मुझे ये माला दी, जिसने मेरे गले में माला दी, मुझे नहीं पता वो महान संत कौन थे, क्या है, जीवन का एक सुख दिया, एक बहुत बड़ा जो है मुझे सीख दी, जिसने मेरे अंदर एक केयर की भावना पैदा की। बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दिल का मामला है, ये हो गया, मुझे तुमसे बात करने की क्या आवश्यकता थी? ये 1 घंटा में कुछ और कर सकता था, लेकिन केयर था कि एक ही बच्चा सही लेकिन वो परेशान है और मुझे उसकी परेशानी से उसको निकालना है। तो वो केयर था जिसकी वजह से मैं आपके सामने आकर खड़ा हुआ और आपसे बात कर रहा हूं। रिसर्च की, घंटों मैंने पढ़ाई की होगी, इसके विषय पे चिंतन किया होगा, अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखे होंगे कि आखिर क्या चीज है जो बच्चों को बताई जाए, जो उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या थी? केयर। तो क्यों मैं आपसे बात कर रहा हूं? क्योंकि आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट हैं, आप आने वाले समय के वो लोग हैं जो इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और अगर आपके अंदर आपको समाज को कुछ देने की भावना नहीं होगी, उन गरीबों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन वृद्धों के लिए, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा पा रहे, अगर आपके मन में केयर की भावना नहीं होगी तो आप कभी भी आपकी एनर्जी को आउटवर्ड नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं निकाल पाएंगे और उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे जिले में होंगे जहां कभी आप नहीं गए, जहां कोई भी आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई भी आपकी तरह नहीं दिखता, कोई आपकी बोली नहीं बोलता, लेकिन आपको उनकी केयर करनी होगी। और अगर ये केयर की भावना आ गई, और ये केवल सिर्फ मूर्त नहीं, किसी व्यक्ति नहीं है, अरे मेरा राष्ट्र, मेरी धरोहर, मेरी संस्कृति, मेरे लोग, इन सभी की जिस दिन केयर की भावना आ जाती है उसी दिन राष्ट्र निर्मित होना शुरू हो जाता है। और हमारी भारत भूमि में यह बात रही है, हमने बहुत पहले ही अपने इमोशंस को समझना शुरू कर दिया था, और यही कारण है कि हमारे यहां हर तरह की व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया था, और समाज गलत और सही की परिभाषा से निकलकर एक समय बहुत प्रैक्टिकल हुआ करता था। लेकिन हमने अपना बेस छोड़ दिया है, हमने अपना आधार छोड़ दिया है, इसीलिए हम भ्रमित हैं, हम हवा में पेंडुलम की तरह लटक रहे हैं, हमें नहीं पता हमें कहां जाना है। हम कभी इधर भागते हैं पश्चिम की तरफ, कभी पूरब की तरफ भागते हैं, और हमारी कोई स्थायी स्थिति नहीं है। क्यों मैंने आपसे बात की? क्योंकि अगर यह भावना आ गई तो पहली बात तो आप अपनी जकड़न से निकल पाओगे। आज जो भी आपके साथ है उसको जाने दो, लेट इट बी। अपने आप को यात्री समझो, और आपके पास एक बड़ी सी अलमारी है, कल्पना करो क्या उसमें गंदी चीजें, सड़ी हुई चीजें तुम रखना पसंद करोगे जो पूरे घर को बदबूदार कर दे? या केवल जैसे हम अपने अच्छे शो पीस सजाते हैं वैसे हम अपनी जिंदगी में केवल और केवल अच्छी यादें ही सजाएंगे और जाने देंगे? हमारी यात्रा है, यह यात्रा व्यक्तिगत है, याद रखिएगा। इस यात्रा में कोई भी तुम्हारा साथ नहीं होगा। लवासना की गलियों में जाने से पहले अंधेरे इतने बढ़ जाते हैं कि परछाइयां साथ छोड़ देती हैं। अंधेरों में परछाइयां साथ नहीं देती हैं। उस समय सिर्फ तुम्हारा आत्मज्ञान, सिर्फ तुम्हारा आत्मसंबल, सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास ही होगा जो अंदर प्रज्वलित होगा, जिसको बाहर के अंधेरों से कोई लेना देना नहीं होगा। वो तुम्हें इस अंधेरे से दूर लेकर जाएगा। नहीं तो ये गलियां, ये अंधकार गलियां तुम्हें भटका कर खत्म कर देंगी। उजाला आने से पहले बहुत घनघोर अंधेरा होता है, यह संसार का नियम है। जब सूरज उगने वाला होता है उससे पहले की रात्रि सबसे काली और सबसे गहरी होती है। जितनी बड़ी तुम सफलता की कल्पना करते हो उतने घने अंधेरों के लिए तैयार हो जाओ। पर प्रश्न यह पूछो कि इन अंधेरों से निकलने का रास्ता कहां से लेकर आऊंगा? जब तुम अपने छोटे छोटे इमोशंस में फंस के रुक जाओगे तो कहां से तुम दुनिया को रास्ता दिखा पाओगे? इसीलिए अगर अपने लव को केयर में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जी को आउटवर्ड कर सकते हो, जब स्नेह का दायरा बहुत बढ़ा सकते हो कि किसी शरीर, किसी लड़की या किसी लड़के से निकलकर मैं अपने जो भी मेरे आसपास चीजें हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसके साथ अगर मैं जुड़ता हूं तो मैं केयर को लेकर आ पाऊंगा। बिना इस बात की परवाह किए मुझे क्या मिल रहा है, मैं इस बात के बारे में बात करूं मैं क्या दे रहा हूं, उसी दिन तुम्हारे अंदर केयर डेवलप हो जाएगा। और उसी दिन हम सभी मिलकर, ये परिवार जो ओजांकियंस का है, वो उस राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ जुड़ जाएंगे। ये किसी एक व्यक्ति का इमोशन नहीं है। कोई एक व्यक्ति के किए गए कार्य मेरे जीवन से मेरी रेल को डिरेल नहीं कर सकते। मैं यात्री हूं, मैं निकला हूं, बड़ी फर्म जो है वो सपनों के साथ निकला हूं। एक छोटी मोटी भावनाएं, एक छोटा मोटा व्यक्ति वो मुझे डिरेल कर देगा, मेरे पथ से मुझे हटा देगा? नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि मैं व्यक्ति था जब यात्रा शुरू नहीं की थी। अब तो मैं ओजांकियन फैमिली का हिस्सा हूं, और हिस्सा हूं तो अब मैं व्यक्तित्व की तरफ बढ़ रहा हूं। और व्यक्तित्व बड़े वजनदार होते हैं। ये छोटे मोटे चीजें, छोटे मोटे इमोशंस, इनको अपने रास्ते से हटा नहीं पाते, हटना नहीं। और ये केयर है जिसकी वजह से मैं यहां आकर खड़ा हुआ। तो आपको भी ये बात सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि इतने बृहद विषय पर मैं आपसे कितनी बात कर पाया। अगर कोई भी बात मैं कर पाया हूं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न हैं जो मुझे सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, मुझे इस तरफ लेकर जाते हैं। मैं अपने उस गुरु को, जिनकी दी हुई निशानी मैं हमेशा अपने गले में धारण करके रखता हूं,
सालों से धारण किए हुए हूं, और मुझे नहीं पता कि मैं उनसे कभी मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, जिन्होंने मुझे बड़ी दीक्षा दी, और समय के साथ मुझे उनकी बात का महत्व समझ में आता जा रहा है। अगर आप में से किसी 2 या 4 को भी समझा पाया हूं तो शायद इस विषय पर, मेरा ज्ञान अभी बहुत कम है इस विषय पर, लेकिन शायद मैं अपने मन से यह बात कह पाया हूं। तो आप जब भी किसी रिश्ते में परेशान हो, चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है किसी भी चीज से परेशान हो, तो ध्यान रखिएगा वो लव है, अफेक्शन है, डिजायर है, केयर है। ठीक है, केयर में आप किसी से हिसाब नहीं मांगते, किसी से ये नहीं झगड़ा करते तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तुम्हें पता है ये तुम्हारा काम है। तुमने गए और तुमने उसकी शक्ल पे, उसकी आदत पे, उसके व्यवहार पे, उसकी बोली पर तुमने रिश्ता जोड़ने की बात की, तो तुम अपना निभाओ, सामने वाला निभाए चाहे ना निभाए, ठीक है, तुम अपना केयर करते रहो।